हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ क्या होता है। तो मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन निकालेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए। और हम इसको स्टडी करते हैं कि व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, MOTION, मोशनल ईएमएफ क्या होता है। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, एक जो फर्स्ट वीडियो था मेरा मोशनल ईएमएफ का, उसमें हमने लोरेंट फोर्स की मदद से हमने आपको समझाया था कि लोरेंट फोर्स की मदद से कैसे हम मोशनल ईएमएफ निकालते हैं। आज हम मोशनल ईएमएफ निकालेंगे बाय यूजिंग फैराडे लॉज। तो फैराडे लॉज की एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले आप एक फ्रेम लगा लीजिए। यहाँ पर ये वाला फ्रेम, सपोज करो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं R। ये फ्रिक्शनलेस फ्रेम है यहाँ पर। और मान लो इस फ्रेम को हमने रखा हुआ है, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहां पर इनवर्ड है। मतलब ये एक फ्रेम है, फ्रिक्शनलेस फ्रेम है, और ये क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। यहां पर बच्चों हम एक जैसे कंडक्टर ले लेते हैं। जैसे ये मेटल का कंडक्टर, मेटल का रॉड ले लो, ये इसका नाम डाल देता हूं मैं PQ। सपोज कीजिए इसकी जो लेंथ है वो L है, और मान लो कि ये वेलोसिटी V से आगे चल रही है, V वेलोसिटी से आगे चल रही है। तो हमने ये देखना है कि जैसे जैसे ये रॉड आगे चलेगी तो होगा क्या। देखिए, जैसे ये रॉड आगे चलेगी, ये जो एरिया है इसका, देखिए पहले एरिया इतना है, पहले एरिया इतना है। अब जो जो रॉड आगे चलेगी तो एरिया जो होगा वो इंक्रीज होगा। जब एरिया इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके इस एरिया के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बढ़ेगा, मतलब कि चेंज होगा। तो फैराडे लॉ क्या कहता है कि whenever the magnetic flux change through the coil, then induced current या induced EMF is produced। ये तो लॉजिक क्लियर हो गया कि जब ये रॉड आगे चलेगी, मान लो यहां पहुंच गई, यहां पहुंची, सपोज करो ये T टाइम में, T टाइम के बाद यहां से यहां पहुंची है। ये मेन पोजीशन डाल लेते हैं P', Q'। तो अगर ये वेलोसिटी V से चल रही है तो T टाइम के बाद यहां पहुंची है, तो ये डिस्टेंस जो होगा यहां से यहां, डिस्टेंस जो कवर करेगी वो डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, इतना ये डिस्टेंस कवर करेगी। और जो एरिया जनरेट करेगी ये आएगा, ये एरिया इसने जनरेट किया, मतलब इंक्रीज किया एरिया। तो आप देखिएगा कि एरिया जनरेटेड, कितना एरिया उसने जनरेट किया, वो एक रेक्टेंगल से बन गया। ये देखिए आप, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये रेक्टेंगल का एरिया है, होएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है L और ब्रेथ कितनी है VT। ये हो गया एरिया जनरेटेड बाय दिस रॉड। अब आपको पता है कि जो अब इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा वो कितना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, जो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है BA। मैक्सिमम फ्लक्स जो होता है वो BA होता है। ऐसा फॉर्मूला BA cos थीटा है, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगी, इसलिए वहां पर जो एंगल आप ले सकते हो वो 0 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका BA के बराबर, और B मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया आपका आ गया LV इंटू D। ये हो गया आपका फ्लक्स, जो इस कॉइल के अंदर से फ्लक्स चेंज हुआ है, इसके चलने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है वो आ गया VLV। अब देखिए फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला क्या था d∅dt। अब इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए, d/dt फ्लक्स हमने निकाला है BLVT। तो यहां से B ये मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से विचारा वो भी हमने कांस्टेंट मानी हुई है। तो T की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा आपका मोशनल ईएमएफ का फार्मूला, मोशनल ईएमएफ।
मतलब इस रॉड के ऊपर जो वोल्टेज पैदा होगी वो इतनी होगी। अब बच्चों ये तो हो गया मोशनली में। अब मान लो कि मुझे ये दिखाना है कि यहाँ पर करंट कितनी चलेगी, तो आपको पता है कि करंट जो चलेगी यहाँ पर, इसमें करंट कितनी चलेगी, तो करंट निकालने का तरीका है हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड लीजिए, ये जो फिंगर है फर्स्ट फिंगर, इसको रखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और ये जो थंब है ये रखना है जिस तरफ रॉड मूव कर रही है, तो वो ऐसे आएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, रॉड ऐसे मूव कर रही है, और ये जो फिंगर होगी ये हमें करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट चलेगी वो इस तरह चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां से ऐसे। ये करंट आपकी यहां से चलेगी ये, और इस रॉड के ऊपर जो वोल्टेज पैदा हुई है वो कितनी है, VLV। जो करंट चलेगी, इस मतलब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट होती है आपकी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज आपकी VLV अपॉन रेजिस्टेंस, इसका मैंने ले लिया R। ये नोट कीजिए कि करंट कितनी चलती है। अगर आपको पूछता है करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब बच्चों कई बार आपको पूछता है कि ये जो EMF हमने लिखा है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था ग्रेल में, चलो इस लेक्चर में भी आपको बता देता हूं कि ये जो आपने रॉड देखी है जिसमें ये वाली PQ, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको पूछे कि जब ये रॉड आगे चलेगी तो नेचुरली इसके ऊपर हमने देखा कि वोल्टेज पैदा होगी। वोल्टेज जो होगी उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कई बार एग्जैक्ट पूछता है कि बताइए कि इसमें से हाई पोटेंशियल कौन सा बनेगा और लो पोटेंशियल कौन सा बनेगा। तो बच्चों उसको निकालने का तरीका सिंपल है। ये देखो ये रॉड ऐसे चल रही थी, ग्लासी बीज थे, और मैग्नेटिक फील्ड कहां थी, अंदर की तरफ। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने राइट हैंड लेना है, वेलोसिटी से फिंगर को कर्ल करना और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। देखो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो जिस तरफ थंब होगा वो आएगा पॉजिटिव पोटेंशियल। इसका मतलब कि यहां पर थंब ऊपर जा रहा है तो ये आएगी पॉजिटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कि अब पॉजिटिव वाली हाई वोल्टेज होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूं BP माइनस VQ इज इक्वल टू VLV। अगर आपको एग्जैक्ट पूछना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि हाई कौन सा, लो कौन सा होगा। एक और आपको मैं बता दूं कि ये जो रॉड है, ये रॉड जो होगी, ये अगर ये हाई है, ये लो है, तो क्या ये एक सेल बन जाएगी। एक्चुअली जब से चल रही है रॉड, तो जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, मतलब कि ये बैटरी बन जाएगी ये रॉड। तो बैटरी को हम लिखे, इस रॉड को हम ऐसे लिखेंगे, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। और जो करंट की डायरेक्शन है वो हम इधर लिख रहे हैं, ऐसे करंट ऐसे चल रही है। क्यों? क्योंकि करंट सेल के अंदर से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चलती है, इसलिए आपको करंट की डायरेक्शन लो से हाई की तरफ लेनी है, क्योंकि सेल के अंदर की डायरेक्शन है। तो होप्स आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। और इसके रिलेटेड कुछ और हम क्वेश्चन स्टडी करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और होप्स आपको समझ आ चुका होगा कि ये वोल्टेज कितनी पैदा होती है, करंट कैसे निकालनी है, हाई पोटेंशियल कौन सा, लो पोटेंशियल कौन सा, डायरेक्शन क्या है करंट की, और एक मूविंग रॉड कैसे एक सेल बिहेव करेगी। तो बच्चों देखिए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। आपको ये वही डायग्राम बना लो, ये रेजिस्टेंस है R, ये वो रॉड है PQ, ये वेलोसिटी B से चल रही थी, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब बच्चों अब इसमें करंट कितनी चल रही है, I, और वो करंट का फार्मूला क्या निकाला हमने, करंट किसका होती है, VLV/R। ये करंट हमारी इस वायर के अंदर से चल रही थी। अब एक और चीज नोट कीजिए कि जब ये रॉड आगे चलेगी तो क्या ये रॉड चलती रहेगी आगे या इसकी स्पीड घट जाएगी। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये वेलोसिटी V से चल रही है तो क्या ये आगे इसी स्पीड से चलती रहेगी, इसकी वेलोसिटी घटेगी। तो आप जो समझते हैं कि
अब देखो यहां पर कि ये राड है, इस राड में चलने के कारण इसमें करंट पैदा हो चुकी है और वो मूव कहां कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और आपने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में लेसन में कि जब कोई कंडक्टर वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स जो पड़ती है वो फोर्स होती है ILB sin theta. This is the force experienced by the current carrying conductor when it moves in a magnetic field. अब इसका मतलब कि जब इसके अंदर से करंट चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो नेचुरली इसके ऊपर एक ये वाली फोर्स भी पड़ेगी। तो ये मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी, वो होगी ILB, मैक्सिमम फोर्स। अब इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, फ्लैंगिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ये फिंगर करंट बताती है, ये मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड रूल लगाना यहां पर। ये देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है, तो थंब इधर जा रहा है, तो इसका मतलब कि यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगी वो इस तरफ पड़ेगी। अब देखो कहने का मतलब जो जो राड आगे जाएगी इसमें जब करंट पैदा होगी, करंट पैदा होने के कारण इस राड के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी और वो मैग्नेटिक फोर्स इसको वापस खींच के लाएगी, वापस पीछे खींचने की कोशिश करेगी। अब ये अगर क्वेश्चन आता है वो कितनी होगी मैग्नेटिक फोर्स, तो अभी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो होगी ILB। तो I हो गया करंट, करंट अभी हमने निकाल लिया है, वो कितनी निकाली है, BLV/R इंटू L इंटू B। ये बन जाएगा आपका B² L² B/R। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर व्हेन मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगी, रिटार्ड करेगी इसका मोशन। तो ये आपको याद है कि मुझे क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये राड स्पीड पकड़ लेगी, स्लो हो जाएगी, आपने बोला स्लो हो जाएगी। अब मान लो कि मुझे अगर इस राड को वापस उसी कांस्टेंट वेलोसिटी, देखिए अभी आपने क्या सीखा, पहले वो वेलोसिटी v से जा रही थी, जब उसके अंदर से करंट पैदा हुई, करंट पैदा होने के कारण इस राड के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स पड़ी, वो मैग्नेटिक फोर्स इसके मोशन को रिटार्ड कर रही है, वो पीछे की तरफ खींच रही है। अब मान लो कि अगर मैं चाहता हूं कि ये राड उसी कांस्टेंट स्पीड से चले वापस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इसके अपोजिट। ये इसको रोकेगी, मैं इसको काउंटर करने के लिए उस तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स अगर इस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट हो, मतलब कि इफ जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मेरी मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगी, तब यहां पर देखिए नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। जब नेट फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो वो एक बॉडी उसी कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ये कांस्टेंट स्पीड से चले तो मुझे एक बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी से इसको उस तरफ खींचना पड़ेगा, और वो फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं इसका तो वो तो बराबर ही होगा। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी आपकी, अगर आपको बोला जाए कितनी फोर्स लगाओगे तो जितनी मैग्नेटिक फोर्स पड़ी वो आई B² L² B/R, इतनी आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इसको कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए। अब नेचुरली अगर आप फोर्स लगाओगे तो नेचुरली आप वर्क करोगे, और वर्क करोगे तो आपकी पावर वेस्ट होगी, मैकेनिकल वर्क करोगे पावर वेस्ट होगी। तो अगर आपको बोले कि जब हम इसको पीछे खींचेंगे तो मैं कितनी पावर लगाऊंगा, मैं कितनी पावर मुझे चाहिए, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क वो कितना होगा, उसको बोलते हैं पावर, एक्सटर्नल पावर, वो होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब कि मुझे इस राड को कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो मुझे कितना वर्क करना, मुझे कितनी एनर्जी पावर देनी पड़ेगी इसको। तो आपको पता है कि वेलोसिटी पावर का फॉर्म होता है एक्सटर्नल फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी आपकी
v स्क्वायर l स्क्वायर, और ये v इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द, ये जो मैंने एक्सटर्नल पावर लगाई है, मैकेनिकल वर्क किया मैंने, पावर डिसिपेटेड, तो रेट ऑफ फ्लोइंग और मैकेनिकल वर्क, तो ये हो गया जो मैंने वर्क किया, मैकेनिकल वर्क है स्कूटर खींचने के लिए। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मैंने अगर मैकेनिकल वर्क किया, जो मैं इस राड को पीछे खींचूंगा तो मैं मैकेनिकल वर्क करूंगा, तो ये वाला वर्क जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या होना चाहिए, वो वर्क क्या इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, क्योंकि जितना मैं जो पावर लगाऊंगा इसको पीछे खींचने में, वो पावर कहां चलेगी, जो मैं पावर लगाता हूं इसको वापस खींचने के लिए, वो पावर कहां चले जाती है। और देखें कि वहां पर जब इसको पीछे खींचूंगा इसमें करंट पैदा होगी, करंट जब यहां चलेगी इस रेजिस्टेंस में चलेगी तो इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो देखिए ना, हीट प्रोड्यूस्ड इन रेसिस्टर आर पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब आई कितना है, करंट आपकी कितनी थी, ये करंट है बी एल वी बाई आर, तो बी एल वी बाई आर का स्क्वायर कर दो इंटू आर, इसको सॉल्व करो तो v स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये कहां कर जाएगा, ये बनेगा v स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। क्या देखा आपने देखा कि जो मैं बाहर से एक्सटर्नल पावर दे रहा था इस राड को आगे चलाने में, उतनी ही पावर आपकी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वेस्ट हो रही इन द फॉर्म ऑफ हीट। इट मींस यहां पर जो हीट पैदा होगी वो उतनी होगी जितनी मैं पावर इसको दूंगा बाहर खींचने में। तो क्या मतलब ऑब्वियस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आप बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपको इसके रिलेटेड याद रखने हैं। तो कई बार इस तरह के डीप में भी क्वेश्चन आते हैं इसके रिलेटेड, तो इस तरह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट कीजिए, न्यूमेरिकल की तरफ ज्यादा चिंता नहीं कीजिए। न्यूमेरिकल अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे मैक्सिमम हो जाएंगे। लेकिन कई बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले वो क्वेश्चन बड़े बड़े करना स्टार्ट कर देते हैं, बेसिक कंसेप्ट होता नहीं। सबसे पहले बेसिक समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सारे कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट जब क्लियर होंगे तब कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकोगे। बच्चों वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए। ये सारी फ्री सर्विस चल रही है, बच्चों में लॉकडाउन में बच्चे घर बैठे हैं, तो कई बच्चे बड़े बड़े पैकेज नहीं ले सकते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं ले सकते। हमसे जितनी मदद होती है हम कर सकते हैं, जितनी अपनी यथाशक्ति है, जितना हमें आता है। वैसे तो कोई बंदा परफेक्ट नहीं इस दुनिया में, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है, कोई भी सब्जेक्ट बंदा मरते दम तक सीख नहीं सकता। लेकिन आप लोगों के लिए जो बच्चे इस पर 11-12 चढ़े हैं, उनके लिए अगर बेसिक चीजें हमसे कोई फायदा होता है तो हम ये भी समझेंगे कि हम एक वॉरियर हैं और देश सेवा में हम भी कोई, हमारा भी कोई योगदान हो जाएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।